विश्व मुक्त खेती की ओर आगे की ओर बढ़ें। और यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार अब प्राकृतिक मिशन के रूप में चला रही है। जो अभी हमारे भाई ने कहा प्राकृतिक खेती के बारे में कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती और गो आधारित प्राकृतिक खेती। सबसे बेहतर समाधान गो आधारित प्राकृतिक खेती, जिसके बारे में अभी हमारे प्रमुख सचिव साहब ने इस बात को बताया आपको कि बिना बैक्टीरिया के डेवलप किए हमारी फसल और हमारी मिट्टी अच्छी नहीं हो सकती। और उस दिशा में हमको गो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मैं इस गोष्ठी के भीतर कुछ थोड़ा सा अलग हट करके आपको कुछ चीजें निवेदन करना चाहता हूं। कानपुर देहात, कानपुर मंडल के भीतर कानपुर देहात का धान का उत्पादकता 36 कुंटल 21 किलो प्रति हेक्टेयर और कानपुर नगर का हिस्सा जो है वो 31.93 है। अन्य जनपदों के भी उससे थोड़ा कानपुर से अच्छे हैं, लेकिन कानपुर देहात से कम है। जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने जिले के भीतर कोई विशेष चीजें कर रहे हो तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। किसी प्रकार से कानपुर नगर में मक्का 32.27 केजी प्रति हेक्टेयर पैदा होता है, जबकि देहात में 22-93 होता है। अब ये क्यों होता है, ये अंतर क्यों है? अन्य फसलों के भीतर भी ये अंतर है। हम जब यहाँ पर बैठते हैं इस बात की चर्चा करने के लिए तो इस अंतर को, इस कमी को कैसे हम पूरा करेंगे, इस पर हमको प्रकाश करना चाहिए। क्या वजह है कि कानपुर देहात का किसान एक ही प्रकार के मिट्टी में 36 कुंटल 21 किलो पैदा कर रहा है और कानपुर नगर जिसे कट करके देहात बना वो 31.93 यानी 5 लगभग 4.5 केजी का 4.5 कुंटल का फर्क हो जाता है। 4.5 कुंटल के फर्क का मतलब होता है कि लगभग 12,000 रुपए के करीब का नुकसान उस किसान को हो रहा है। अन्य जनपदों के बारे में भी हमको अब इस प्रकार से आकलन करना होगा और वहां पर भी इस बात को ध्यान देना होगा कि कहां पर किस ब्लॉक के भीतर ये कमी है जिसकी वजह से हमारे जिले की उत्पादकता नीचे की ओर है। और इसलिए आप यही स्थिति प्रयागराज की भी है कि प्रयागराज मंडल में प्रयागराज नगर जिले के भीतर 32.93 कुंटल है और प्रतापगढ़ में 25 हो जाता है, यानी लगभग 7 कुंटल का फर्क है। तो ये प्रतापगढ़ के जो अधिकारी हैं इस बात की समीक्षा करेंगे और वो प्रयास करेंगे कि वहां का जो प्रयागराज का किसान जिस प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहा है आखिरकार प्रतापगढ़ का क्यों नहीं कर रहा। हमें इस बात के लिए बल देना होगा कि हम समय से जो है वो अपने धान की खेती को या जो भी कर रहे हैं दलहन तिलहन दोनों की खेती को उसको हमको समय से करानी है। हम लोगों ने धीरे धीरे जब हम लोग प्रारंभ में खेती करते थे जब युवा अवस्था के भीतर तो हर कोई किसान बिना बीज को शोधन किए हुए खेत में निकालता था। अब आप बोरी खोलते हैं और ले जाकर के सीधे ले जाकर के डाल देते हैं, बीज शोधन करते नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो हमें वो बीमारी को दूर किए जाने की दृष्टि से मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि जो बेहन गिरा रहे हैं वो और जो सीधी बुआई कर रहे हैं वो, एक किसान भाई ने भी दिया कि हमने गेहूं की बुआई छिटकवा से किया था और हमारे खेत को देखने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए थे। इस गोष्ठी के माध्यम से उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, होना चाहिए। अभी हमारे प्रमुख सचिव साहब अभी रविंद्र ये कह रहे थे मुझको कि 5 तारीख को आपसे समय मांगा था, आप 5 को नहीं दे रहे हैं। 6 तारीख को डायरेक्ट सीड राइस सोइंग के लिए हमको टाइम दीजिए। DSR की मीटिंग हम करना चाहते हैं कमेटी। तो यहाँ वैज्ञानिक गण आते हैं तो हमको इस बात को बताना चाहिए कि भाई सीधी बुआई तो हमारे बचपन में जब हम लोग थे तो सीधी बुआई अधिकांश खेतों के भीतर होती थी। इतनी लागत नहीं लगती थी, ना इतना पानी लगता था, न इतनी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती थी, न इतनी पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती थी। हमने इतनी ज्यादा मात्रा में उसके उपयोग कर दिए कि अब जो है वो ठहर गई है हमारी उत्पादकता। तो हमको अब कैसे साइकिल को बदलना और सीधी बुआई के माध्यम से किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, यह एक अभियान भी
भारत सरकार भी शुरू कर रही है और राज्य सरकार में हम लोग पिछले साल से इसकी चर्चा कर रहे हैं और कुछ जगहों पर करा रहे हैं। तो आप अपने यहाँ इसको कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। जहां तक इनपुट के सवाल है, सभी जनपदों के भीतर बीच धान के भी पहुंच गए हैं, उड़द और मूंग भी पहुंच गए हैं। जहां पर अरहर लगती है वहां पर अरहर भी पहुंचा दिया गया है। और भैंसे का बीज भी प्रदेश के जिलों में 10,867 कुंटल हमने भेजा है आज तक। प्रयागराज मंडल आपके कानपुर देहात के सभी मंडलों में पहुंच चुका है। प्रयागराज के 3 जिलों के भीतर नहीं है। और मुझे हमारे एमडी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि कल शाम तक हम निश्चित रूप से पहुंचा देंगे इन तीनों मंडलों के भीतर, तीनों जिलों के भीतर। मैं चाहूंगा कि किसान भाई अपने खेत के भीतर वो ढैंचा भी उगाएं। अभी किसी किसान ने कहा, जो प्राकृतिक खेती के करने वाले मौजूद संबोधन करे कि ढैंचा ही जमीन की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को सुधार सकता है। जब ये किसान जानता है तो आखिरकार क्यों नहीं ढैंचा लगाना चाहते। अभी आप में से बहुत सारे साथियों ने इस बात को कहा है कि हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और 4,000 कुंटल हमने धान का बीज हैदराबाद भेजा। जहां वो बोल रहे थे जरा खड़े हो जाइए आप, जो 4,000 कुंटल भेजे हैं अपने पेटीओ के माध्यम से, आप ही थे। क्या नाम आपका? उमेश पटेल जी। किस रेट से आप भेजे? 2570। और मैं 70 रुपए के यानी 7,000 कुंटल के रेट से आपका ढैंचा बीज खरीदने के लिए तैयार हूं। जो किसान लगाना चाहेंगे तो हाथ उठाइए। तो हमारा उत्तर प्रदेश बीज निगम अगले साल यानी जब आपका ढैंचा का बीज जनवरी फरवरी में तैयार हो जाएगा तो हम आपसे 70 रुपया किलो खरीदेंगे। हम ये बार बार इस बात को कहते हैं कि मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी की जांच करा दो। मिट्टी की जांच कराने से हमें टीबी की बीमारी हो गई है तो क्या सिर्फ जांच कराने से वो ठीक हो जाएगी? उसको हमको उसका उपाय करना होगा। उसका उपाय यही है कि हम जो है वो ढैंचे का बीज अपने खेतों के भीतर लगाएं। उसका उपाय यही है कि हम अपने खेतों के भीतर हम जिप्सम को डालें। हम जिप्सम आपको 80% अनुदान कर दे रहे हैं। कितने का? 250 रुपए के करीब का पूरा है वो जिप्सम का जो जाएगा। एक बैग कितने में जाता है वो तुम हमें बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि एक बैग की कीमत बताओ। अब देखिए आप फील्ड के अफसर हैं और इतना तक नहीं बता सकते। लगभग 250 रुपए का जिप्सम हम आपको 52 रुपया में दे रहे हैं। 52 रुपया 50 पैसे। जिस तरीके से आपको गेहूं का बीज दिया था, एट सोर्स सब्सिडी कर दिया था, लगभग आपको 200 रुपया अनुदान दे रहे हैं जिप्सम पर, इसलिए कि मिट्टी को आप ठीक करिए। और यदि आप अपने खेत के भीतर नहीं लगाएंगे तो मिट्टी आपकी ठीक कैसे होगी? एक मिट्टी के सैंपल को जांच करने में 600 रुपया से ऊपर का खर्चा आता है। बार बार हम जांच भी करते रहे तो मिट्टी ठीक नहीं हो जाने वाली है। तो हमको खेती के तौर तरीकों को बदलना कि कैसे हम अपने मिट्टी का सुधार करें। और मिट्टी का सुधार सबसे ज्यादा कब होगा? जब हम अपने खेत के भीतर दलहनी फसलों पर लगाना शुरू करते हैं। हमारे बाप दादे बहुत दिन की बात नहीं, आज से 40-45 साल पहले अपने खेत के भीतर वो उड़द भी डालते थे, मूंग भी डालते थे, दान भी डालते थे, कोदोई का जो धान आता था उसको भी धनकोदई कहते थे, उसको भी डालते थे, अरहर भी डालते थे, बाजरा भी डालते थे, मक्का भी डालते थे। अलग अलग प्रकार के पौधों को लगाए जाने से हमारे जमीन की सेहत जो है वो ठीक रहा करती है। आज हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस बात से अपील करना चाहता हूं कि हमको खेती के भीतर मिश्रित खेती के दिशा में हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अब आपके थाली में यदि हम सिर्फ धान से चावल बना के रख देंगे तो अकेले चावल खाने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। सिर्फ चावल परसते हम आपके थाली में तो आप कहोगे मंत्री बड़ा भारी गंवार है, जो है अकेले खाली भात परस दिया है। और रोटी रखते हैं तो भी आप कहोगे कि साहब बहुत खराब कर दिया इसने, दाल की व्यवस्था नहीं किया था, सब्जी की व्यवस्था नहीं किया था।
2-3 सब्जी लगा देता है, कैसे किस बात का मंत्री है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और हम अपने थाली को ठीक करने के लिए फसल ही नहीं कराना चाहते। मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश कैसे खाएगा? हम अरहर की खेती नहीं करेंगे तो अरहर का दाल खाएंगे कैसे? आज भी ब्राजील और रूस से अरहर की दाल खरीद करके आए, ये शोभा देता है देश को। हम कहेंगे कि साहब हम जमुना और गंगा के किनारे के किसान हैं, हमने महाकुंभ का आयोजन किया है और दुनिया भर के भीतर इस प्रयागराज में अपनी शोहरत मचाएंगे, अद्भुत अलौकिक महाकुंभ हमने किया है। लेकिन वहीं का किसान यदि वो बाहर से दाल मंगा के खाए, बाहर से तेल मंगा के खाए, तो क्या ये अच्छा होगा? इसलिए आज के इस गरीब गोष्ठी के भीतर, इसीलिए मैंने ध्यान शुरू में आपका आकर्षित किया था कि हमको अपने जनपद के नियोजन करते समय मेरे जिले की कितनी दाल और तेल की आवश्यकता है वो अपने जिले से पूरा करेंगे। अपने जिले को खेती के बारे में आत्मनिर्भर बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और उत्तर प्रदेश यदि आत्मनिर्भर हो जाएगा तो देश को बाहर से दलहन और तिलहन को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो सीईओ साहबान है और कृषि डिपार्टमेंट और एलआई डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारीगण यहां पर आए हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर देश हमारा आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये इच्छा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था के भीतर 2029-30 तक पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी हिस्सेदारी $1 ट्रिलियन की रखी और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आपको भी उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बनी थी और लोग चार्ज लिए थे तो उसके पहले 543 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। और इन प्रयासों ने लगातार आपके बीच में गोष्ठियों में जाना, मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से किसानों को जागरूक करना, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आपको जानकारी भेजा जाना, आपको विभिन्न स्थानों पर भेज करके आपको भ्रमण करा करके अच्छी फसलों और अच्छी तकनीकी को दिखाया जाना, उसका परिणाम ये हुआ है। और जो अच्छी वैरायटियां आई उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने इस साल 725 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और योगी जी की सरकार में ये जो 8 साल के भीतर 30% जो है खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ी है। यदि जो हम पहले कर रहे थे वैसे ही करते कि आपको खास समय पर नहीं मुहैया कराते, आपको बीज नहीं मुहैया कराते, आपको सिंचाई समय पर नहीं हम आपको पहुंचा पाते, तो वही होता जहां पर थे वो 543 साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। और उसके पहले साल में जो उसके पहले साल गए थे तो गिर करके जो उस समय 500 के करीब पहुंचे थे, गिर करके वो 400 कुछ मीट्रिक टन हो गया। हमने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि आपको समय से इनपुट पहुंचाए जाए जिससे आप अपनी खेती को आगे की ओर बढ़ा सकें। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो मैं देख रहा हूं कि प्रयागराज मंडल के भीतर आज की तारीख में 1,19,280 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में पूरे मंडल के भीतर, डीएपी 24,970 मीट्रिक टन है और एनपीके 32,507 मीट्रिक टन। खरीद की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फर्टिलाइजर आपके जनपद में अभी हम लोगों ने एडवांस आपके जिलों के भीतर भेज रखा है। और इसी तरीके से कानपुर मंडल के भीतर 1,57,053 मीट्रिक टन यूरिया और 26,848 मीट्रिक टन डीएपी और 27,555 मीट्रिक टन एनपीके है। पूरे प्रदेश में आज की तारीख में 15,53,000 मीट्रिक टन यूरिया और 2,69,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,86,000 मीट्रिक टन एनपीके, 78,000 मीट्रिक टन पोटाश और 3,18,000 मीट्रिक टन हमारे पास एसएसपी यह है जो हमें नवंबर तक के खपत को पूरा करा सकती है और किसी तरीके की असुविधा नहीं। हम लोगों ने बीजों के लिए जो व्यवस्था बना दिया, पहले आपको सब्सिडी आती थी, जब इस साल आपने लगाया तो अगले साल जुलाई तक मिलती थी, साल भर मिल जाते थे। एक साल की सब्सिडी अगले साल में जाती थी। हम तो आज आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी ना दी,
और इसलिए जो 4.5 लाख कुंटल के करीब जो बीज गोदामों से उगता था, हम अब 8 लाख कुंटल बीज आपको बांट रहे, गुना कर दिया और उसको बढ़ा करके 11-12 लाख कुंटल तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए राज्य के भीतर हम लोग नया सीट, हम लोग पहला सीट पार्क उत्तर प्रदेश के भीतर स्थापित होगा। अभी बैठे बैठे मैं रविंद्र जी को कह रहा था कि जल्दी इस बात की व्यवस्था करिए जिससे कि इसी खरीफ के सीजन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीट पार्क का शिलान्यास हम करा सकते। तेज रफ्तार से ये काम आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं इसको ज्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि कल से एक नया अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है भारत सरकार की पहल पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का परिकल्पना हमारे बीच में रखी है, वो परिकल्पना नहीं है, संकल्प है कि हमको विकसित भारत बनाना है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमको देश खड़ा करना है, सभी मामलों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो कृषि के बिना विकसित भारत नहीं हो सकता और इसलिए विकसित भारत विकसित कृषि, कल से विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में कल लोक भवन से 11:30 पर इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे और 2 हफ्ते के इस अभियान को वो लॉन्च करेंगे। भारत सरकार उड़ीसा से करेंगे, हमारे उड़ीसा के कृषि मंत्री जी। लेकिन आज सबसे मेरा आग्रह है कि कल जो दोपहर का कार्यक्रम होगा, जिन जनपदों के भीतर कृषि विज्ञान केंद्र है, उन कृषि विज्ञान केंद्र में दोपहर के समय में किसान भाइयों को वहां पर उपस्थित हों, जिससे कि विकसित कृषि के बारे में हम क्या करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जलवायु, यहाँ की जैसी जलवायु, उत्तर प्रदेश के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन है, 9 क्लाइमेटिक जोन, और हम यदि ले आकर के मेरठ का बीज आपके बीच में छोड़ते हैं तो यहाँ के लिए सूट नहीं करता, यहाँ के जलवायु के हिसाब से। यहाँ का वहां ले जाके डालते हैं तो सूट नहीं करता, हम बीज यहाँ पर अपने सफिशिएंट पैदा नहीं करते। तो हमें उस जलवायु के अनुसार बीज मिल सके, इन सब पर किसानों के बीच में उसकी चर्चा होने वाली है। क्या नई उन्नत किस्में और उन्नत वेराइटियां आ गई है, उसके ऊपर चर्चा होती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ाए जाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होना है। स्वास्थ्य कार्ड अभी दिया गया 2-3 हमारी बहनों को, बड़े बड़े बैनर बना करके दिए गए हैं उनको। आपको थोड़ा छोटा मिलता है, लेकिन जब हमने बांटा प्रदेश के भीतर 3,80,00,000 किसानों को हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। लगभग 2,000 करोड़ रुपया सॉइल हेल्थ कार्ड पर खर्चा हुआ होगा। और जब मैं गोष्ठियों में जाता हूं, पूछता हूं कि भाई आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो किसान कहता है कि नहीं है हमारे पास। इसी प्रयागराज में मेला लगा करके हमने बांटा, लेकिन वो भी किसान कहता है कि हमने नहीं रखा। उस समय मैं कहता था कि भैया इसको तकिए के नीचे ले जाकर के मत रख देना, कुछ दिन के बाद खा जाएगा। जो उसके भीतर प्रेस्क्राइब है उस प्रकार के संतुलित मात्रा में हम फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो जैसा हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो गंगा जमुना और विभिन्न नदियों के मैदानी क्षेत्र हमारे पास है, दुनिया का सबसे उर्वरा जमीन अपने उत्तर प्रदेश के पास है, तो देश के भीतर जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी का राज्य है वहां पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाया जाए। और उसके लिए बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। यह सहयोग जब तक हम माइक्रो लेवल पर जो अपने प्लानिंग नहीं करेंगे कि किस तरीके से इस चीजों का प्रॉब्लम बनाना है, तो यह संभव नहीं होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 19वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त बिहार से भागलपुर से जारी किया, तो उन्होंने इसी बात को कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि भारत दुनिया के किसी भी देश के भीतर यदि कोई थाली या प्लेट खाने का लगती है तो भारत का कोई न कोई उसके भीतर उत्पाद रहे, यह मैं चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री यदि ये चाहते हैं दुनिया के भीतर भारत की थाली में भारत का सामान लगे, तो बिना किसानों के आगे आए हुए ये संभव नहीं है। और इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप पहल करें। और कल से जो चल रहा है, प्रतिदिन एक जिले के भीतर हम लोग जो है वो इस पूरे 15 दिन के भीतर यह हमारा कार्यक्रम लगभग 11,000 स्थानों पर होने वाला है।
हम लोगों ने आईसीआर के लोगों का, विश्वविद्यालयों के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका, कृषि वैज्ञानिकों के जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनके, जो कृषि विभाग और जो लाइन डिपार्टमेंट के हैं, गन्ना विभाग है, उद्यान विभाग है, उनके अधिकारी कर्मचारी जो उपलब्ध है, उनकी एक एक टीम हम लोगों ने बनाई है 6-7 लोगों। और वो एक टीम में 3 कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित करेंगे किसानों। हमारी कोशिश है कि ये हर न्याय पंचायत के भीतर ये कार्यक्रम होगा और उसके भीतर विशेष रूप से हमने कहा है कि पैक्स सोसाइटियों के ऊपर जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं उसमें से कुछ क्रियाशील है और कुछ जो है वो निष्क्रिय हो गई थी, उनको भी सक्रिय बनाए जाने के लिए और किसानों का केंद्र बनाए जाने के लिए ये तय किया है हम लोगों ने कि वहां पर जो साधन सहकारी समितियों के जो गोदाम है वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।